प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम धर्मवीर भारती की कुछ कविताओं का अध्ययन करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। आज हम कविता का अध्ययन करते हैं। पहली कविता है बोआई का गीत। बोआई का गीत डॉक्टर धर्मवीर भारती का एक लघु गीत है। यह गीत कृषक जीवन से संबंधित है। इस गीत में किसान द्वारा अपने खेत में बीज बोने के पूर्व बादल से जल बरसाने की प्रार्थना की गई है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता बोआई का गीत से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती है। यह गीत कृषक जीवन से संबंधित है। इस गीत में किसानों द्वारा अपने खेत में बीज के पूर्व बादल से जल बरसाने की प्रार्थना की गई है। गोरी गोरी सौंधी धरती कारे कारे बीज। गोरी गोरी गौरवर्ण सुंदर अंग, सौंधी मिट्टी की महक, कारे कारे काले काले, बदरा बादल पानी दे, क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत, बोने वालों नई फसल में बोओगे क्या बीज, क्या चीज, बदरा पानी दे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसानों के माध्यम से बीज बोने से पहले किसान बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमारे खेत की धरती गोरे रंग की है तथा सौंधी सौंधी उसमें से महक आ रही है और हमारे पास खेतों में बोने के लिए काले काले बीज है। इसलिए हम इन बीजों को बोना चाहते हैं। कहते हैं बादल तुम हमें पानी दो, क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत, बोने वालों नई फसल में बोओगे क्या चीज, बदरा पानी दे। कवि कहते हैं कि किसानों द्वारा गाए जा रहे इस गीत का खेतों की क्यारियों में गूंज रहा है। कवि बीज बोने वाले किसानों से पूछता है कि वे नई फसल उगाने के लिए किस किस फसल का बीज बोएंगे, अर्थात इस बार वे अपने खेत में कौन सी फसल बोना चाहते हैं। बदरा पानी दे, किसान बादल से प्रार्थना करते हैं कि हे बादल हमें पानी दो ताकि हम अपने खेत में नई फसल के बीज बो सकें। इस पद्यांश में गोरी गोरी कारे कारे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्यारी क्यारी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भोग क्या चीज प्रश्नवाचक अलंकार है। संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है और मुक्तक छंद में लिखी हुई है। और इस पद्यांश में किसान के जीवन का चित्र अंकित किया हुआ है। मैं बोऊंगा बिरबहुटी इंद्रधनु सप्तरंग, नए सितारे नई पीढ़ियां नए धान का रंग। हम बोएंगी हरी चुनरियां, कजरी, मेहंदी, राखी के कुछ सूत और सावन की पहली तीज, बदरा पानी दे। वीर बहुटी तीज
सप्तरंग, सात रंग। धान, चावल। कजरी, कजरी होता है सावली, सूत, धागे। इन पंक्तियों में कवि किसानों से प्रश्न करता है कि वे इस बार खेतों में कौन सी फसल बोएंगे। तब किसान, इन पंक्तियों में मैं बोऊंगा। बीर बहुटी कहते हैं, मैं किसान कहता है कि मैं अपने खेत में तीज बोऊंगा। इंद्रधनुष, सप्तरंग, वह अपने खेतों में इंद्रधनुष के 7 रंगों वाली फसल उत्पन्न करेगा। नए सितारे, नई पीढ़ी या नए धान का रंग, एक किसान कहता है कि वह नई पीढ़ी के लिए नए सितारे जैसा नए रंग का चावल पैदा करेगा। हम बोएंगे हरी चुनरिया, कजरी, मेहंदी, राखी के कुछ सूत और सावन की पहली तीज। और किसानी की जो पत्नियां हैं वे कहती हैं कि वे इस बार अपने खेतों में हरे रंग की चुनरिया, सावले रंग की मेहंदी और राखी के कुछ धागे और सावन की पहली तीज बोएगी। उनके कहने का अभिप्राय है कि इस बार वे अपने खेतों में ऐसी फसल बोएंगी जिसकी कटाई होने पर हर ग्रामीण स्त्री को अच्छे से वस्त्र खरीदेगी। मेहंदी रचाने का, अपने भाइयों को राखी बांधने का तथा श्रावण मास में तीज पर झूला झूलने का अवसर मिलेगा। वे बादल से कहती है कि हे बादल, तुम हमें पानी दो ताकि हमारी इच्छाएं पूरी हो सके। इसी प्रकार इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है, उल्लेख अलंकार है क्योंकि यहाँ पर उल्लेख किया गया फसलों का। सर्वोत्तर पद्यांश में प्रसाद गुण है, संबोधन शैली है, मुक्तक छंद है, तत्सम तद् शब्दावली है और इस पद्यांश में किसान और उसकी पत्नियां बादल को देखकर मन से हर्षित हो जाती है और इन पंक्तियों के माध्यम से अपना हर्ष, अपनी खुशी प्रकट करती है। दूसरी कविता है गुलाम बनाने वाले। यह डॉक्टर धर्मवीर भारती की एक सुप्रसिद्ध कविता है। इस कविता में उन्होंने ऐतिहासिक रूप से भारतवासियों को गुलाम बनाने वाले क्रमशः मुगलों एवं अंग्रेजों का उल्लेख करते हुए बदलते परिवेश में विदेशी संस्कृति के प्रभाव से बदलती संस्कृति को भारतीय को पुनः गुलाम बनाने वाले के रूप में देखा है। और भी पहले से कई बार आए हैं। एक बार जब उनके हाथों में बाले थे, घोड़े की टापों से खैबर के चट्टानें कापी थी। एक बार जब भालों के बजाय उनके हाथों में तिजारती परवाने थे, बगल में संगीने थी। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता गुलाम बनाने वाले से अवतरित है। इस कविता के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती है। इस कविता में उन्होंने ऐतिहासिक रूप से भारतीयों को गुलाम बनाने वाले क्रमशः मुगल एवं अंग्रेजों का उल्लेख करते हुए बदलते परिवेश में बदलती संस्कृति को भारतीयों को पुनः गुलाम बनाने वाले के रूप में देखा है। इन पंक्तियों में वह भारतीयों को गुलाम बनाने वाली रणनीति का उल्लेख करते हुए कहता है कि और भी पहले से कई बार आए। एक बार वह कहता है कि भारतीयों को गुलाम बनाने वाले पूर्व में भी पहले भी कई बार आए हैं। एक बार वे अर्थात मुगल अफगानिस्तान के रास्ते खैबर के दर्रे को पार करते हुए
जब आए थे तब उनके अपने हाथों में जब उनके हाथों में भाले थे। घोड़ों के टापों से खैबर की चट्टानें कांपी थी। कहते हो जब अफगानिस्तान के रास्ते से आए थे घोड़ों के टापों, घोड़ों के पाँव की चलने की आवाज़ से खैबर के रास्ते की जो चट्टानें थी डर के मारे वो भी कांपने लग गई थी। एक बार जब भालों के बजाय उनके हाथों में तिजारती परवाने थे, बगल में संगीनी थी। कहते हैं जब दूसरी बार वह 1600 ईस्वी में अंग्रेजों की बात करता है कि वह 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई और भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए उनके पास किसी प्रकार के हथियार भाले नहीं थे। उनके हाथों में केवल व्यापारिक दस्तावेज थे, तिजारती प्रमाण थे, व्यापारिक दस्तावेज, और बगल में उनके पास बंदूकें थी। कहने का अभिप्राय है कि अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के बहाने भारत को अपना गुलाम बना लिया था। लेकिन इस बार और चुपके से आए हैं जिनके हाथों में है कैमरे, थैलियां, टूरिस्ट पासपोर्ट, रंग बिरंगी फिल्में। आधे हैं जिनके पास रंग बिरंगे चेहरे जिनको वे हुक्म के मुताबिक बदल सकते हैं। दो आने वाले दूर किसी नगरी में छपे हुए पंपलेट, रोटी और पंपलेट के ढेरों में ढक ढक कर आई है दूर किसी नगरी में डली हुई जंजीरें। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि अब की बार जो भारत में किसी टूरिस्ट के रूप में जो आए हैं उनका भी मकसद केवल भारतीय को गुलाम बनाना है। तब कहते, लेकिन कहते हैं इस बार उनके हाथों में न तो किसी प्रकार के व्यापारिक दस्तावेज हैं और न ही उनके हाथों में भाले हैं, बल्कि उनके हाथों में अब की बार कैमरे हैं, थैलियां हैं, टूरिस्ट पासपोर्ट है और रंग बिरंगी फिल्में हैं। और कुछ लोगों के पास आधे हैं जिनके पास रंग बिरंगे चेहरे हैं। कहते हैं उनके पास मुखौटे हैं। जैसे ही उनके पास आदेश होता है वे अपना रूप बदल लेते हैं और दो आने वाले दूर किसी नगरी में छपे हुए पंपलेट, कहते हैं 2 पैसों में जो छपते हैं पंपलेट, पर्चे जिन पर कुछ लिखा हुआ है, कहते रोटी और पंपलेट के ढेरों में डग डग कर आई है दूर किसी नगरी में डली हुई जंजीरें। कहते हैं कि जो उन पंपलेटों के पर्चों के ऊपर जो बातें लिखी गई है उन बातों में, उन पर्चों पर केवल भारतीयों को ललचाने के लिए, बहकाने के लिए आजीविका है, रोजी रोटी है, परंतु उनके पास दूर किसी शहर में छपाए गए कुछ पर्चे भी हैं। इन पर्चों में उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिख रखी हैं जो भारतीयों को आजीविका और रोटी रोजगार संबंधी सुनहरे सपने दिखाते हैं। कवि कहता है कि वास्तव में रोजगार का सपना दिखाने वाले इन पर्चों के रूप में दूर किसी शहर विदेश में डली हुई जंजीरें भारतवासियों को गुलाम बनाने हेतु आई है। कहते किसी प्रकार की रोजी रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, बल्कि उन पर्चों में केवल भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए जंजीरें हैं। इसमें कहीं कहीं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, उल्लेख अलंकार भी है, प्रतीकात्मक शैली है, दृश्य बिंब है, मुक्त छंद है, तत्सम, तद्भव और उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ढंग है नया, लेकिन बात यह पुरानी है। कवि कहता है कहीं बात वही पुरानी अर्थात गुलाम बनाने वाली ही है, केवल अब की बार उनका तरीका कुछ अलग है, नया है। घोड़ों पर रखकर या थैली में भरकर या रोटी से ढककर या फिल्मों में रंगकर वे जंजीरें केवल जंजीरें ही लाए हैं और पहले भी वे कई बार आए हैं। इन पंक्तियों में कवि भारतवासियों को गुलाम बनाने के आधुनिक तरीके, भारत में सांस्कृतिक जहर घोलना तथा भारतवासियों को आजीविका का लालच दिखाने के बारे में कहता है कि भारतवासियों को गुलाम बनाने का नया तरीका है, परंतु भारतवासियों को गुलाम बनाने संबंधी ये बातें सदियां पुरानी है। विदेशी लोग कभी घोड़ों पर भाले रखकर तो कभी थैलियों में व्यापारिक दस्तावेज व धन भरकर
कभी भारतीयों को आजीविका का लालच देकर तो कभी अपनी फिल्मों के माध्यम से भारतीय संस्कृति में जहर घोलकर भारतवासियों के लिए केवल जंजीरें ही लाए हैं, अर्थात उन्हें गुलाम बनाने आए हैं। कवि इन पंक्तियों में स्पष्ट कहता है कि भारतवासियों को बार बार गुलाम बनाने के नए नए तरीके अपनाकर गुलाम बनाते रहे हैं। भाषा सहज एवं सरल है। तद्भव तथा तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया, प्रसाद गुण का प्रयोग किया है, उल्लेख अलंकार है, वर्णात्मक तथा प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, दृश्य बिंब है और मुक्त छंद में कविता लिखी गई है।